हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चर्स पे लेक्चर हम लोग अपलोड करते जा चुके हैं और इससे पहले भी हम लेक्चर 5 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं क्या कि उसमें क्या होता है। इससे बहुत सारे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, प्रकाश पुंज के बारे में बताए हैं। इससे भी हाल ही फिलहाल पिछले वाले वीडियोज में लगभग हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, तो किसके बारे में चर्चा की थी भैया, तो कुछ इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब के प्रकार की। फिर इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो हम थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाना चाहेंगे क्या कि इससे जस्ट जो पीछे वाला जाए, ये जैसे कि आज हमारे लोग पढ़ रहे गोलीय दर्पण, इससे जस्ट पीछे वाला हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दर्पण के प्रकारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि गोलीय दर्पण के तो 2 पार्ट हम लोगों ने बता दिए कि गोलीय दर्पण के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन क्या उससे संबंधित पद आपको मालूम है? पद क्या कहते हैं? मतलब जैसे कि देखिए, जैसे ये देश हो गया हमारा, हुआ कि नहीं हुआ? इस देश में कुछ, इस देश को चलाने के लिए कुछ पद है कि नहीं है? जैसे कि देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर बिहार में हो जाएगा तो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, आए कि नहीं है? अगर अपने गांव की बात कीजिए तो वहां पे एक मुखिया का पद होता है, अपने वार्ड में बात कीजिए तो एक वार्ड का पद होता है, वार्ड के बाद भी वार्ड सचिव का पद होता है। ठीक है, तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जब इन सभी में जरूरत पड़ती है एक पदों की, तो जब हम लोग इतना इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण, इसमें पद नहीं होंगे तो होंगे। इसके पदों के बारे में आज जानेंगे कि गोलीय दर्पण के कौन कौन से पद होते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल्स हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर लेकर समझेंगे, लेकिन अवतल दर्पण लेकर पर ही ज्यादातर समझेंगे। समझिए, देखिए बोल रहा है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल। इनसे संबंधित 2 पदों के बारे में हम लोग जानना है। चलिए बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र होता क्या है? तो आप सभी को वक्रता केंद्र जानने से पहले आप सभी को गोलीय दर्पण जानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पीछे का वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में जाकर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले का भाग होती है, उस खोखले गोले को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उस खोखला गोला है, तो आप सभी जानते हैं कि जो गोला होता है तो गोला का तो केंद्र होता है, बगैर केंद्र के गोला कैसे बनेगा? तो गोला का एक सेंटर होता है ना जी, तो उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। अब आप सोचिएगा कि भैया आप बोल दिए, हो गया, मान ले। अब हम आपको दिखाते हैं, काय मानिएगा, चलिए हम बताते हैं। देखिए, आपका जो गोलीय दर्पण होता है कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं होता है? ये एक गोल मटोल होता है, आपका गोलीय दर्पण होता है कि नहीं होता है? मेरे से खैर उतना अच्छा शेप में नहीं बनाया गोल, लेकिन होता है। इसका जो होता है एक साइड से कभी कभी आप लोग क्या कर देते हैं, देखिए कभी भीतर से रंग दिए, कभी बाहर से रंग दिए। देखिए इस साइड हम बाहर से रंग दिए, रंगे कि नहीं रंगे? इस साइड से हम बाहर से रंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ तक बाहर रंगे हैं, रंगे कि नहीं रंगे? इसके बाद हम इसके बाहर से नहीं, अंदर से रंगेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से रंगे तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखिएगा तो इसका एक गोला बनता है। गोला बनता है कि नहीं बनता है? गोला बनेगा तो कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा कि नहीं होगा? ये केंद्र है, क्या है? इसी केंद्र पर रूलर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, या फिर एक गोला अगर बनता है तो गोला भी कैसे बनता है? उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है। तो ये सेंटर है आपके गोलीय दर्पण का, जो कि एक खोखला गोला है। खोखले गोले का भी केंद्र होता है, तो ये सेंटर है खोखले गोले का। ठीक है, यानी कि दर्पण के केंद्र, दर्पण के गोलीय दर्पण के यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का केंद्र है। अब इसको हम लोग देखिए कि वक्रता केंद्र में कैसे ले जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या कि अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्या करें? 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये हमारा धंसी हुई इसकी परावर्तक सतह है, तो ये बन जाता है हमारा अवतल दर्पण, बनता है कि नहीं बनता है? और ये बन जाता है हमारा उत्तल दर्पण, बनता है कि नहीं बनता है? आप सभी एक बात नोटिस कीजिएगा, इसको जैसे ही 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, ये केंद्र मेरा वही है जिस पर लेके, लेकिन इसको जैसे ही 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो जिस दर्पण की, जिस गोलीय दर्पण, दोनों तो गोलीय दर्पण है कि नहीं है? लेकिन जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन है तो मेरे पीछे के वीडियोस में जाकर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि इसको कैसे कंफ्यूजन को दूर रखा जाए, इस कंफ्यूजन को कैसे हम लोग दूर रख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्यों, इस परिभाषा याद करने में समझ में आई बात है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, देख रहे हैं परावर्तक सतह धंसी होती है, परावर्तक सतह जिसमें रंगा नहीं गया हो, ये जो देख रहे हैं ना आप डॉट डॉट लाइन से खींचे हैं, इसका मतलब है कि दर्पण को रजतीत किया गया है। और जब जिस टाइप से रजतीत करते हैं ना उस टाइप से परावर्तक सतह नहीं होता। परावर्तक सतह होता है जो चिकना होता है, क्या होता है? चिकन होता है एकदम। ठीक है, जिसमें हाथ आपका छहलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका परावर्तक सतह है। ठीक है, ये परावर्तक सतह क्या है भैया? ये परावर्तक सतह धंसी हुई है। क्या है? परावर्तक सतह धंसी हुई है। तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? उस गोलीय दर्पण के, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है, क्या होती है?
उभरी। तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है हम लोग उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। पीछे के वीडियोस में हमने ट्रिक बताया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जरूर ही समझ में आप लोगों को नहीं आएगी। फिर इसमें मेरा दोष नहीं दीजिएगा कि राज साइंस क्लासेस वाले प्रेम सर ने बताया था और हम लोगों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, समझ में आई बातें। चलिए, तो ये उत्तल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ। तो ये जो बना है कि नहीं बना है? अब देखिए ये सभी का सभी बना है कि नहीं बना है जी? अब बिल्कुल कहिएगा कि बना है। अब देखिए तो ये किसकी सहायता से बना? इस केंद्र की सहायता से बना है। और ये केंद्र किसका है? गोलीय दर्पण का केंद्र है, तो इसके लिए भी वक्रता केंद्र यही होगा। ठीक है, इसके लिए भी वक्रता केंद्र, इस दर्पण के लिए भी, इस उत्तल दर्पण के लिए भी वक्रता केंद्र यही होगा, इस अवतल दर्पण के लिए भी वक्रता केंद्र यही होगा। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। कितना समझाएं आपको यहाँ पर? समझा कि नहीं समझाएं? अब हम एक पिक्चर को लेकर चलेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, ये कहीं ना कहीं ये गोलीय दर्पण है कि नहीं है? और गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। समझ में आई बातें? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो लीजिए, क्योंकि हम इसको क्या करने वाले हैं, इरेज करेंगे। अब हम आपको समझाएंगे सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण को लेकर। ठीक है, एक बड़ा सा अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए, एक बड़ा सा अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का बनाया हम लोगों ने। ये है हमारा अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह लगभग क्या है? 10 है। और यहाँ से कुछ दूर पर आपका है क्या? ये है आपका क्या है भैया? ये है आपका एक सेंटर है, गोलीय दर्पण का केंद्र है, जिसे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अवतल दर्पण का ही वक्रता केंद्र हो गया। गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जो जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उस खोखले गोले के केंद्र, तो खोखला गोला का केंद्र ही है, तो इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण के केंद्र को। इसको सूचित सी से करते हैं, क्योंकि सेंटर केंद्र, ठीक है, एक गोला का केंद्र है, इसलिए खोखले गोले का केंद्र है, यहाँ पर गोलीय दर्पण का केंद्र है, इसलिए इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, सेंटर से। समझ में आई बातें? चलिए, अब ध्रुव जानते हैं कि ध्रुव किसको कहते हैं भैया? जी बिल्कुल, ध्रुव किसको कहते हैं? देखिए, बोल रहा है कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये बात तो पल्ले पड़ी होगी कि केंद्र को ध्रुव कहते हैं, लेकिन ज्यामितीय केंद्र नहीं समझ में आया होगा। जैसा कि हम खोखले गोले का केंद्र बताएं तो सबका एकदम तुरंत माइंड में आ गया होगा कि वाह, हाँ, ये बिंदु वाला, ये बीच वाला, इसको कहते हैं केंद्र। लेकिन ज्यामितीय केंद्र बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ज्यामितीय केंद्र होता दरअसल क्या है। ठीक है, कभी कभी हम लोग के सामने भी कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है जिसको हम लोग भी अचका जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये इस लाइफ में पहले हम लोगों ने ये वर्ड कभी नहीं देखा है। तो कितने बच्चे जानते होंगे, कितने नहीं भी जानते होंगे, लेकिन घबराइए नहीं। हम जब आते हैं पूरी तैयारी के साथ आते हैं, आप लोग को एक एक शब्द का निचोड़ बताएंगे, एक एक शब्द का पूरा हम आप लोगों को क्या देते हैं भैया? पूरा का पूरा आप लोगों को बताते हैं कि होता क्या है। तो ज्यामितीय केंद्र क्या होता है उसको हम बताते हैं। कोई भी, जैसे कि देखिए, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र बोल रहा है, अगर मान लीजिए वृत्त का ज्यामितीय केंद्र बोलेगा, तो ज्यामितीय केंद्र कहने का मतलब होता है कि वह बिंदु जहां से अगर कोई रेखा को हम खींचेंगे, क्या करेंगे, जहां से अगर हम उस रेखा को मान लेते हैं क्या, कि कोई भी मान लेते हैं ये आकृति है मेरा, मान लेते हैं गोल आकृति है कि नहीं? चलिए, वीडियो कट नहीं ना रहा है, एक बार हम देख लेते हैं, रुक जाइए, गोल बना देते हैं एक बार यहाँ पे हम ऐसे कुछ इस टाइप का। वीडियो कट नहीं ना रहा है जी? इरेज नहीं हो रहा है जी? बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं। देखिए क्या, दरअसल बात ये है कि देखिए, अब मान ले वृत्त का ज्यामितीय केंद्र कहाँ होगा? अब हम पूछे वृत्त का ज्यामितीय केंद्र कहाँ होगा भैया? तो वृत्त का ज्यामितीय केंद्र बहुत जगह हो सकता है। कैसे? क्योंकि वृत्त को जहां से काटिएगा ना, वो आपका दो पार्ट करेगा। क्या करेगा? 2 पार्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 2 पार्ट करेगा। ठीक है, अगर आप उसको अगर सही एंगल से काटते हैं तो 2 पार्ट करेगा, लेकिन अगर उसका गलत एंगल बनाते हैं, अब मान लेते हैं अर्धवृत्त है मेरा, क्या करते हैं, अर्धवृत्त ले लिए। ठीक है, तो इस अर्धवृत्त का ज्यामितीय केंद्र अगर हमको कहीं निकालने के लिए, तो हम कहाँ निकालेंगे? तो इस अर्धवृत्त का वह बिंदु ढूंढेंगे जहां से अगर कोई रेखा को हम पास करते हैं, जहां से कोई रेखा को खींचते हैं, तो ये अर्धवृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका कहीं ना कहीं जो केंद्र होगा, इस अर्धवृत्त का जो यहाँ पर जो सेंटर यहाँ पर देख ज्यामितीय केंद्र होगा, कहीं ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही इस लाइन से हम ले जा रहे हैं, कहीं ना देख सकते हैं आप क्या, कि अर्धवृत्त का आधा भाग, यानी कि दोनों बराबर भाग में काट चुका है। तो ज्यामितीय केंद्र वैसे उस बिंदु को कहते हैं जहां पे से अगर किसी रेखा को गुजारा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो जो रेखा हो क्या करता हो, उस ज्यामिति का क्या करता हो, पूरा का पूरा 2 बराबर भागों में बांटता हो। तो भैया दर्पण का ज्यामितीय केंद्र बोल रहा है, मतलब इस दर्पण को 2 भाग में कौन सा बिंदु काटेगा? तो दर्पण को जो 2 भाग में बिंदु काटेगा उसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग यहाँ पे देखिए, दर्पण की अगर यहाँ पे अगर बात करें तो दर्पण का ध्रुव कुछ इस टाइप से यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और दरअसल इसलिए यहाँ पर होगा दर्पण का ध्रुव अगर यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा आगे चलकर। चलिए,
दर्पण का ध्रुव इसलिए यहाँ पे होगा क्योंकि अगर यहाँ से एक रेखा गुजारेंगे ना तो ये दो बराबर भागों में आपको हिस्सा में क्या करेगी, काट देगी। अगर यहाँ से अगर हम कोई रेखा गुजारते हैं तो ये क्या करती है, देखते हैं आप, दो बराबर भागों में ये क्या कर रही है भाई, इस दर्पण को बांट दे रही है। कह रही है कुछ कि भैया तो दो बराबर भागों में बट रहा है। ये क्या होता है, ये जो दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, ये बिल्कुल आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा की तरह होता है। कैसे होता है भैया, देखिए मम्मी पापा किसी भी, कोई भी हो, उनकी कोई भी संतान हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई कैसा भी हो, काला पीला सोना जो भी, हरा जो भी, जैसा भी रंग का हो बेटा, लेकिन उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं उनके माता पिता। बराबर का बराबर हक सभी को देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जो कर सकते हैं। पढ़ाते भी हैं तो अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, सभी बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती हो। ऐसा नहीं कि किसी एक को ऊंचे वाले स्कूल में, मतलब हाई स्टैंडर्ड स्कूल में, एकदम हाई फैसिलिटी वाले स्कूल में दाखिल करवा दिया और किसी को सरकारी स्कूल में, ऐसा होता नहीं है। तो दर्पण का ध्रुव भी एक तरफ से माता पिता का काम करता है, जो कि क्या करता है, दर्पण को कहता है कि ना बंटवारा बराबर बराबर, मतलब कि आधा तू ले ला भैया तो आधा तू ले ला भैया। समझ में आई बात। तो देखिए दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, ज्यामितीय केंद्र मतलब समझ गए, को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, क्योंकि पी से पोल होता है, ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या किसी से सूचित करते हैं, पी से। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पी, पी फॉर प्रिंस सर, याद रख लीजिए, आगे आते समझ में, पी फॉर पोल, पी फॉर प्रिंसर। चलिए अब ये मत समझना कि पोल लिखा लंबा प्रिंसर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए तो पी से पोल, ठीक है, पोल मतलब कहने का मतलब है क्या कि ध्रुव। समझ में आई बातें। तो ये ज्यामितीय केंद्र है दर्पण का, इसलिए इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं क्या, इसे पी से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं, अब मुख्य अक्ष की बात है तो अक्ष, अक्ष मतलब तो जानते हैं कि एक रेखा होगा कुछ अक्ष टाइप का। इसको अगर बोल दें, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में एक्स अक्ष कुछ इस टाइप का होता है, वाई अक्ष कुछ इस टाइप का होता है, जेड अक्ष कुछ बात करें तो 3 डायमेंशनल में जेड अक्ष होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जेड अक्ष देखिए ये हो गया मेरा, ये वाई अक्ष, ये मेरा एक्स अक्ष, तो यहाँ पर अगर बिंदु पर रखेंगे तो ये जो बाहर निकला हुआ मार्कर इसको कहते हैं जेड अक्ष, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल में होती है, जो कि आप लोग को पढ़ना नहीं होता। चलिए क्यों मैथ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए मैथ वैसे उनको ज़्यादा आता नहीं, चलिए बात करें तो साइंस की करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में बात। मुख्य अक्ष जिसका दूसरा नाम प्रधान अक्ष भी है, क्या है, मुख्य अक्ष जिसका दूसरा नाम प्रधान अक्ष भी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मुख्य अक्ष होता क्या है, प्रधान अक्ष होता क्या है। चलिए देखिए गौर से, मुख्य अक्ष की परिभाषा यहां पर दिया हुआ है कि दर्पण के ध्रुव, यानी कि इस पी को बोल रहा है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी कि इस सी को बोल रहा है, को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो देखिए भैया दर्पण का जो ध्रुव होगा और दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है, इस दोनों केंद्रों को मिलाते हैं। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कहीं ना कहीं हम जाकर मिला, ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला, थोड़ा सा मोटा हो गया, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा भाई फैशन का जमाना है, इंसान मोटा हो चल भी नहीं करता, डरी कहाँ से चले यार, अच्छा से लिख जाओ, ये कुछ हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, ये है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इसका क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर तक ले रहने देंगे, वक्रता केंद्र तक ले रहने देंगे। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, समझ गए। दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, जिसे गोलीय दर्पण का केंद्र कहा जाता है, उसको, और दर्पण के ज्यामितीय केंद्र यानी कि जिसको ध्रुव कहा जाता है, उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, रेखाखंड मतलब देख रहे, एक रेखा है, मान लेते हैं इसका नाम रख दिए एक्स, इसका नाम रख दिए वाई, तो ये एक्स वाई रेखाखंड हो गई। क्या हो गई, नामकरण आप लोग पढ़ते हुए 10वां में है, 10th का मैथ पढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। तो ये रेखा हो गई एक्स वाई रेखा, दोनों को तो वाई लग रहा है, चलिए एक्स वाई रेखाखंड हो गई। ये जो क्या करती है, दर्पण के ध्रुव को मिलाती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में मिलाती है, क्या करती है भैया, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, दर्पण का मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष हम इसको बोल सकते हैं। आगे के डिफिनेशंस में देखिएगा, इसको सूचित किसी चीज से नहीं किया जाता, इसको ऐसे ही एक्स वाई से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक कहने के लिए थोड़ा सा हम इसको चौड़ा करेंगे, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्योंकि समझ में आए थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया, मान लेते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अब दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई क्या होती है, अब इंची टेप लेकर नापिएगा, जैसे सेंटीमीटर का होगा उसको हम लोग कहेंगे द्वारक। समझ में बात है। देखिए दर्पण के चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। कैसे, देखिए ये दर्पण की चौड़ाई हो गई, इस छोर से लेकर इस छोर तक जो हम डॉट डॉट लाइन से आपको मिला रहे हैं, ये
दर्पण की चौड़ाई होगी, दर्पण की चौड़ाई होगी, और दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहने का मतलब समझते हैं, देखिए राजा महाराजा के समय में क्या होता था, अभी तो क्या होता है, वॉचमैन होता है, बड़का बड़का बिल्डिंग के सामने वॉचमैन बैठा रहता है, लेकिन पहले पहले जो होता था, पहले राजा महाराजा जो लोग रहते थे, जब शासन करते थे बाबर अकबर के जमाने के, तो वहां पे क्या होता था दरअसल कि वहां पे होता था क्या भैया, एक द्वारक होता था। क्या होता था? द्वारक कहने का मतलब होता था कि द्वारपाल होता था। वहां पर एगो भाला लेके आई साइड से खड़ा रहता है, एगो भाला लेके आई साइड से, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसे क्रॉस बना के नो एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अब इस अंदर किसी को जाना है, हाँ कोई मंत्री आया तो हाल सुन खोल देगा, फिर लगा देगा। मतलब गेट का नहीं था उस वक्त, तो इस्तेमाल करता था लोग, समझ में? इस तरह से इस तरह काम है वही था। जगह जगह खर्चा से बचने के लिए क्या करता था, इस लोग लगा देता होगा, क्या दिक्कत है? देखिए तो इस टाइप का क्रॉस बना देता था, एक चिन्ह भी दर्शाता था क्या कि नहीं अंदर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही राजा महाराजा कोई भी आते थे खास आदमी, तुरंत खोल दिया, फिर लगा दिया, खोल दिया, लगा दिया। तो सबसे स्प्रिंग लगा के रखा हुआ था। बात आई समझ में? चलिए, स्प्रिंग जैसा वो लोग कहा था, हाथ बार बार करता था ऐसे। तो दर्पण के द्वारपाल होते थे क्या, जो दर्पण की रक्षा, मतलब दर्पण सॉरी, जो राजा महाराजाओं के द्वार के जो होते थे द्वारपाल होते थे, वो द्वार की रक्षा करते थे। उसके अंदर आदमी आने जाने वाले लोगों को पहचानते थे, जो उनको पहचानते थे तो अंदर जाने देते थे, नहीं तो नहीं जाने देते थे, ठीक है। चलिए, तो ये जो होता है, ये भी दर्पण का जो द्वारक होता है, इसको किसको कहते हैं भैया? तो प्रकाश अगर जाएगी, मान लेते हैं प्रकाश को अगर यहां से हम गुजारते हैं, इस ऊपर से गुजारते हैं, तो प्रकाश इधर चली जाएगी, इस दर्पण में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो दर्पण प्रकाश जो होती है ना, जहां तक दर्पण से जा सकती है, दर्पण में प्रवेश कर सकती है, एक अंतिम छोरा तकले होगा, यहां तकले दर्पण में प्रवेश कर सकती है प्रकाश, ठीक है। तो इसी छोरे को, इस छोरा से लेके और इस छोर तक को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आई बात है? अब वीडियो को पॉज करने का मेरा थोड़ा सा भी इरादा नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वो इस सब परिभाषाओं को मिटाएंगे, लेकिन आपका जो पिक्चर है वो कभी भी नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इससे सारा चीज़ हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। जब मैं पूरा वीडियो मेरा अंत खत्म होने आएगा, तब तक ये वीडियो क्या हो सकता है, शायद क्या कि ये पिक्चर क्या हो जाए भैया, आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। अब हम बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होती है। ये 3 टॉपिक्स बची हुई हैं। उसके बाद आप लोगों का वीडियो हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और आप लोग आराम से पढ़िए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का टेंशन ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम अभी हाल फिलहाल में 2022 में जो एग्जाम दी है, वो सब टेंशन में थे, इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। आप लोगों को एक एक टॉपिक हम लोग चाहते हैं रटाना, कि वैसा सीरीज का कोई जरूरत नहीं पड़े, वैसा बैच हमको लाना ही नहीं पड़े, कि आप लोग को लिए स्पेशल गेस चुनकर, गेस वाला क्वेश्चन चुनकर लाना है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है कि ये मेरा बहुत ही, मतलब कि बहुत टीचरों से तो मेरा कम का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में जो गेस किया गया क्वेश्चन था वो बहुत ही मामले में टकराए हैं। कहीं ना कहीं सोशल साइंस के क्वेश्चन जो हमने दिए तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, और साइंस के क्वेश्चन की तो पूछिए मत, गजब ढाकर तोड़ टकराए हैं। समझ में आई बात है? अगर नहीं आप लोग को विश्वास हो रहा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए और क्वेश्चन मिलाइए जाकर, फिर उसके बाद कमेंट में दीजिएगा। अगर नहीं मिला होगा तो हमको कमेंट में आकर कुछ भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या की। क्या? जी बिल्कुल, अगला टॉपिक है हम लोग का वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब आप कहिएगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो देखिए, वक्रता केंद्र पढ़े हैं, दर्पण के गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता था, उस खोखले गोले के केंद्र को कहते थे वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता था, उस खोखले गोले की त्रिज्या को कहते हैं दर्पण का वक्रता त्रिज्या। बात आई समझ में कि नहीं है? नहीं है, हम समझाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मानते हैं क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन 2 टाइप से, एक मेरे टाइप से, एक बुक की टाइप से। तो मेरे टाइप से दरअसल ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के त्रिज्या को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जो जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम लोग कहते हैं दर्पण का वक्रता त्रिज्या। लेकिन बुक में आप लोगों का दिया हुआ दरअसल ये है क्या, बुक में दिया हुआ ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जी देखिएगा वहां पे, ठीक है, गिर गया। चलिए, बात करते हैं क्या, अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं अपना एक डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम 2 डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक और है जो कि बुक के भाषा से है,
तो गोली देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव, क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि दोनों में डिफिनेशंस में फर्क क्या है। भैया दोनों डिफिनेशंस आपको बता रही है सेम की सेम बात। जैसा कि मेरा डिफिनेशंस है, मेरा जो मतलब खुद का नहीं समझिए, ये मतलब जो है देहाती भाषा में हम बोल सकते, तो ऐसा सोच रहे थे, कहीं कहीं पे आपको मिल भी जाएगी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसा कि केंद्र के बल लिए आया है, वक्रता केंद्र के लिए आया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। उसी प्रकार ये भी हो सकता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब दरअसल बात क्या है सो दिखाते हैं हम आपको। एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक गोलीय दर्पण हम ले लिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना, उतना गोल नहीं है, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र कुछ इस टाइप का हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा में लेते हैं क्योंकि आप लोगों को क्या है समझ में आए। चलिए देखिए, ये खोखला यहाँ पे ले लेते हैं हम थोड़ा सा कुछ बड़ा साइज में, क्या ले लिए, ये रहा हमारा आ गया, ये क्या आया, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक वक्रता केंद्र, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वक्रता केंद्र। मान लिया क्या कि ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण क्या है, किसी खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले के किसे कहते हैं भैया, इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस केंद्र से इस तक का एक बिंदु, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग बड़का आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बड़ी आर से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। खोखले गोले, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या फर्क है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी में क्या फर्क है। अब आप देखिएगा, ये गोला है ना, अब गोला को डाइवर्ट करते हैं किस में, अब बनाते हैं दर्पण में। अब यहां से मिटाएं, क्या किए, मिटाएं। अब कहीं ना कहीं ये हमारा बन चुका है क्या भैया, अवतल दर्पण बन चुका है। क्या बन चुका है, अवतल दर्पण बना है कि नहीं बना है, सो बताइएगा हमको। अवतल दर्पण बना है कि नहीं बना है, ये देख रहे हैं अवतल दर्पण को दो भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे P यानी कि ध्रुव। देखिए जो मेरा डिफिनेशन था इससे पहले, ये कहीं ना कहीं किसी एक खोखले गोले का भाग था कि नहीं भाग था, तो भाग था, तो दर्पण तो जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, इस केंद्र से लेकर इस वृत्त के किसी एक बिंदु तक होगी कि नहीं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो इधरे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब जगह तो त्रिज्या समान ना होता है, गोला का त्रिज्या अगर कितना नापिएगा तो उतना ना होगा जितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का गोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, 3 सेंटीमीटर इधर से पूर रहा है, तो इधर से मापिएगा तो इधरों से 3 सेंटीमीटर ना होगा, इधर से मापिएगा तो इधरों से 3 सेंटीमीटर ना होगा, कहीं बदल जाएगा नहीं ना। तो वही बात है यहाँ पे। देखिए हम बनाए थे कि हम बोल रहे थे क्या कि गोलीय दर्पण की जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो ये किसी खोखले गोले का भाग था। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लाइन से हम आपको दर्शा देते हैं कि ये कैसे खोखले गोले का भाग था। ये देखिए ये खोखले गोले का भाग था कि नहीं भाग था कि नहीं था, तो ये खोखले गोले का भाग था। और जैसा ही खोखले गोले का भाग था तो इस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते थे, उसी प्रकार इस खोखले गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते थे। तो खोखला गोला दिख रहा है आपको, इसकी त्रिज्या भी दिख रही है, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन बुक की परिभाषा में अगर आते हैं तो बुक की परिभाषा में दरअसल ये लिखा हुआ है क्या कि दर्पण के ध्रुव, जो कि यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्या है, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र है, यानी कि दो भागों में बराबर बराबर बांटे भाग रहा है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र जो है ना, वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी देख रहे हैं, वक्रता केंद्र, इसी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिसे वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग इसे आर से प्राय आर से सूचित किया जाता है। प्राय का मतलब है कि बार इसे हमेशा आर से सूचित किया जाता है। तो एक बात बताइए भैया, आप लोग सूचित किया जाता है, एक बात जरा सा हमको बताइएगा, ये क्या एक गाना है, एक बात जरा बतला दे तू। ठीक है, ये गाना सुनते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या ये वक्रता त्रिज्या, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या। अब एक बात बताइए, हम बार बार अपना ऐसे देखिए, नोज ऐसे पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, नाक ऐसे पकड़ते हैं, अब इसको ऐसे पकड़ने से कोई फायदा है नहीं ना है। अब कान ऐसे पकड़िए, चाहे क्या कीजिए, इस हाथ को ले जाकर ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए तब, ऐसे पकड़िए तब, बात बराबर है, काने ने पकड़ रहे हैं, तो उसी वही हाल है। देखिए हमको चाहिए था डिफिनीशन वक्रता त्रिज्या का, ये जो है ये परिभाषा, ये भी वही बात बोल रही है, इतने दूर को दर्शा रही है। ये जो परिभाषा है ये भी इतने दूर को दर्शा रही है। तो दोनों में से कोई याद कर लेंगे, एग्जाम में आएगा, ज़्यादा माथा खौजेगा, ज़्यादा माथा खिसलाएगा, खूब खिसाया के क्या करेंगे, खूब गुस्सा होंगे, तो दोनों का दोनों लिख देंगे। और कुछ अथवा में
एग्जामिनर देख के कहेगा वाह, लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जितना सवाल पूछा जाए उतना ही बोलना अच्छा होता है, उससे ज़्यादा लिखिएगा तो कहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख देंगे जो हमें हल्का लगेगा। टाइम ज़्यादा बचल रहेगा, कॉपी ज़्यादा बचल रहेगा। कॉपी तो खैर किसी से नहीं पढ़ता, वहाँ पे बड़का से बड़का टॉपर भी ना कॉपी को ऐसे ही छोड़ के चला आता है। ठीक है, तो देखिए टाइम बचा रहेगा तो ये लिख देंगे, टाइम कम रहेगा ये लिख देंगे। अब कहीं किसी को तो दोनों यादें नहीं होगा तो उनका तो अलग भरोसा है, भले राम राम करते रहिएगा, कहिए हरे राम सीताराम सीताराम, ऊपर से आकर सीताराम आपके कॉपी में लिख देंगे। समझ में आई बात है? चलिए ये हो गया आपका क्या, वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन हो गया, जिसको हम लोगों ने बता चुका है। अब हम लोग आते हैं मुख्य फोकस पे। अब मुख्य फोकस की अगर जरा सा हम बात करें, मुख्य फोकस की जरा सा बात करें तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए हम एक ही बार में हम देना चाहते हैं। ठीक है, क्यों बार बार हम जाए देने कि यार 10 रंग का बात हो जाता है यार, हमको बड़ा बेकार लगता है। ठीक है, इसके लिए हमको एक, जैसा कि हम यहाँ पे अवतल दर्पण बनाए हैं ना, अवतल दर्पण बनाया है, उसी प्रकार उससे पहले हमको एक उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उत्तल दर्पण बनाते हैं, मान लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। माना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन क्या यार, क्या जरूरी है, आधा घंटे का क्लास कर नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं क्या, एक दर्पण बनाते हैं बड़ा सा इस साइड से, जरा सा लिए। अब इसको रस्तीत कर दिए, वक्रता केंद्र तो अभी यही होगा, इसका ध्रुव तो अभी यही होगा कि नहीं होगा। एक रेखा खंड जाएगी कि नहीं जाएगी बीच में, जैसा कि यहाँ से कहिए, मान लेते हैं यार, ले ना तू भी ले, क्यों तू मना लेगा, हो गया रेखाखंड गया कि नहीं गया। अब हम पहले मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए अब मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं जरा सा कैसे, वो हम बताते हैं आपको। चलिए मुख्य फोकस की परिभाषा हम लोग को लिखना है। क्या लिखना है? मुख्य फोकस की, मेन फोकस का हम लोग का क्या लिखना है भैया, मुख्य फोकस दरअसल होता क्या है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन थोड़ा अलग लिखने वाले हैं बुक से, तो कृपया आप लोग समझ जाइएगा। देखिए लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण ब्रैकेट में उत्तल लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण भी ले, यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे नहीं लाना है। चलिए नीचे से लिखते हैं, अवतल दर्पण ब्रैकेट अवतल या फिर उत्तल लिख लीजिए। ठीक है, अवतल या फिर उत्तल, ब्रैकेट में उत्तल लिख लीजिए। अवतल दर्पण के, यहाँ पे मुख्य अक्ष लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मुख्य अक्ष, गौर से पढ़ते रहिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए अवतल या फिर उत्तल, दोनों में से किसी भी में ले लेते हैं। देखिए अवतल ले लिए या फिर उत्तल ले लिए, दर्पण के मुख्य अक्ष, तो अवतल दर्पण का ये, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। इस दोनों दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, कहने का मतलब है कि इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो इससे इस साइड से मुख्य अक्ष के समांतर क्या करते हैं, मान लिया मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर, इसको इरेज करते हैं भैया क्योंकि बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए, मान लिया ये हुआ हमारा समांतर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी आपतित किरणें। क्या होती है? आपतित किरणें। अब इसको दर्शाते हैं, अब हमको मालूम पड़ गया कि क्या है, किरणें आपतित है, तो इसको एरो से दर्शाते हैं। आती सभी आपतित किरणें क्या हो जाएगी, किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, थोड़ा सा और डिफिनेशन में सुधार कर देते हैं। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या फिर मिलती हुई प्रतीत, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, लिखिए ना, प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जरा सा लगाते हैं बात, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में बोल रहे थे क्या, कि अवतल दर्पण, अब सोचिएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर 2 जगह ब्रैकेट लगाया, क्यों? तो देखिए ब्रैकेट में का जो है ना, वो ब्रैकेट के लिए है, तो दोनों जगह का अगर आपको, जैसे कि मान लिया अवतल दर्पण की, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं?
अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस को परिभाषित करें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो उस वक्त मुंह बात दीजिएगा, कहिएगा कुछ सर जी हमारे एक दर्पण के बताए थे, अवतल दर्पण का, तो उत्तल का कहां से लाए? तो उसी के लिए बताते हैं, जब अवतल का पूछेगा ना तो यहां पर उत्तल को गायब कर देना, और इतना का सारा डिफिनेशन। अवतल का जब पूछेगा तो पूरा ब्रैकेट वाला को गायब कर देना, उत्तल ब्रैकेट में है और मिलती हुई प्रतीत की ब्रैकेट में है, ठीक है, तो इसको गायब कर देना। उसके बाद सारा का सारा डिफिनेशन आएगा आपका अवतल दर्पण के मुख्य फोकस का। लेकिन जैसे ही उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में पूछेगा तो जहां जहां अवतल है और अवतल और मिलती को क्या कर देना, दोनों को क्या कर देना भैया, काट देना, मतलब दोनों को हटा देना। उसके बाद जो परिभाषा बनेगा आपका उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के लिए बनेगा। अब दरअसल होती क्या है ये हम समझाते हैं। चलिए, अवतल या फिर उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अब देखिए अवतल अक्ष या उत्तल दोनों के मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी आपतित किरणें। अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, यानी कि ये मुख्य अक्ष उत्तल दर्पण का और ये मुख्य अक्ष अवतल दर्पण का, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अब देखते हैं किस बिंदु पर मिलती है। तो सबसे पहले ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए। चलिए, अब यहां पर से डॉट 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 लाइन से, सॉरी डॉट डॉट लाइन से क्यों मिलाएंगे यार, हम तो डायरेक्ट मिलाएंगे। ये लिए, चलिए यहां पे आया, परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिला, इस पे मिला एंड इस पे मिला। चलिए, परावर्तन के बाद इसके लिए इसको दिखाइएगा कि परावर्तित किरणें हैं। देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, अब अभी सिर्फ अवतल दर्पण के लिए ले रहे हैं, ब्रैकेट को गायब कर दीजिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, यानी कि जो ये है, ठीक है, मुख्य अक्ष कहने का मतलब है कि ये जो आपका एक्स और ये जो वाई हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि समांतर देख रहे हैं सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है, किस बिंदु पर मिल रही है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, या किसी मुख्य अक्ष का नहीं कोई बिंदु है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको बड़का एफ से सूचित करते हैं। किसको? इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है, वो भी बड़का एफ से सूचित करते हैं, लिख सकते हैं, सूचित करते हैं। ये हो गया कि नहीं हुआ? देखिए, तो ये हो गया सूचित करते हैं, समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है समझ में आ गया। अब उत्तल दर्पण के लिए लेते हैं। तो मान लिए कि अवतल दर्पण को गायब कर दिए। तो जब अवतल दर्पण को गायब कर दिए ना भैया, जब अवतल दर्पण को गायब करते हैं तो उत्तल दर्पण वाला ब्रैकेट हटाइए और यहाँ पर मिलती है वो गायब कीजिए और मिलती हुई प्रतीत होती है को लाइए। चलिए, मिलती है प्रतीत होती है को लाइए। अब देखते हैं, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी आपतित किरणें, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष ये हो गया कि नहीं हुआ? ये देखिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्स ये वाई, मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी प्रकाश की किरणें। अब परावर्तन के बाद, तो चलिए सबसे पहले परावर्तन कराते हैं। देखिएगा गौर से, अगर ये परावर्तन होगा तो इधर भागेगा, ठीक है, ये परावर्तन हुआ ये भी इधर भागेगा, ठीक है, ये परावर्तन हुआ तो ये इधर भागेगा, ये परावर्तित हुआ तो ये इधर भागेगा। तो देखिए भैया, उत्तल दर्पण में यही एक प्रॉब्लम होता है कि परावर्तन करने के बाद क्या करते हैं, देख सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह उभरा है। क्या उभरा है? यानी कि अगर ऐसे जा रहा है तो ऊपर मुंह भेज देगा, नीचे से जा रहा है तो नीचे मुंह भेज देगा। मतलब कि आपस में बिंदु किसी बिंदु पे मिल ही नहीं सकता है। परावर्तन के बाद किरणें आपस में मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जब मिल ही नहीं सकती है तो क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे। इमेजिन मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब वाला बात। जब नहीं बिंदु पे मिलता था तो दर्पण के पीछे ले जाते थे, पकड़ के जबरदस्ती मिलाते थे कि चल मिल, तो मिलता था। अब वही हाल यहाँ पे करेंगे। तो वही बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद, अब परावर्तन के बाद तो सब निकल गया तो मिल तो नहीं रहा है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब है कि ओरिजिनल में मिलती नहीं है, इसको जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अब देखिए किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होने का क्या करते हैं हम लोग? डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है भैया? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है उसके परावर्तक सतह के सामने, देख रहे हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है भैया? कहाँ होता है भैया? और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, सॉरी यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हाँ वक्रता केंद्र यहीं पे होगा। चलिए, इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा? देखिए कि मिल नहीं रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो दर्पण देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात है कि नहीं आई बातें? तो देखिए,
उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई बात, समझ में आई बात, समझ में कि नहीं आई समझ में बात है भैया। तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको समझ में आगे बात है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, और भी आगे वीडियोस जानने, और भी वीडियोस आगे अपलोड होते रहेंगे। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।